बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अल्काइल हैलाइड चैप्टर नंबर 6, उसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। देखिए भाई, मैं आपको कोई झूठी तसल्लियाँ तो दे नहीं सकता। टॉपिक मुश्किल है, ये हकीकत मान के चलें। या तो आप हिम्मत हार जाएं, ठीक है, डॉक्टर बनने के ख्वाब छोड़ दें, या फिर आपको लगता है कि नहीं, हम तो रट्टा सिस्टम से बिलोंग नहीं करते सर, हम तो समझने वाले लोग हैं, और समझने वाले लोग जो है वो कभी नाकाम नहीं होते। तो अगर तो वो लोग हैं आप, तो बिस्मिल्लाह, आइए, जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए। मैं भी देखें, मेरा भी हुलिया ख़राब हो गया, ठीक है, होश ही नहीं है। लेकिन एक जस्तुजू है कि आप लोगों के लिए ये काम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे एक सलाहियत दी है, तो ये मेरे ऊपर कर्ज़ है कि मैं इसको फ़िल्टर आउट ना करूँ, स्टूडेंट्स के लिए उन तक ना पहुँचाऊँ। तो फिर ये मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। बाकी अब आप लोगों के ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। क्योंकि टॉपिक्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर ऐसे टॉपिक अब आ रहे हैं जिनको मैं ख़ुद सोच रहा हूँ कि ये मैं कैसे आपको घोल के पिला दूँ, क्योंकि ये मुश्किल है। और उन बच्चों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल है जिनकी बुनियाद मजबूत नहीं है केमिस्ट्री को लेके। बहरहाल कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक बात जहन में रख के कि एक दफ़ा में मामला आपकी समझ में पूरे तरीके से जहन में नहीं बैठेगा। आपको एक वीडियो को दोबारा बैक करके, आगे बढ़ के, पीछे करके, आगे बढ़ के, इस तरह से चलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कोई भी आपने एक मिस कर दिया तो आगे आपको बात समझ में नहीं आएगी। ये वाला पार्ट तो खैर आसान है, इसमें तो इंट्रोडक्शन है अल्काइल हैलाइड के, स्ट्रक्चर है अल्काइल हैलाइड का, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्काइल हैलाइड्स की, अल्काइल हैलाइड होते क्या हैं, ये बातचीत है, और प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड की। उसके बाद जो अगला पार्ट इसका बनेगा वो आपके लिए थोड़ा तकलीफ़ दे होगा। उसमें रिएक्टिविटी है, बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे। इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पिछले चैप्टर में देख चुके। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगले पार्ट के अंदर। इसमें S1 रिएक्शन भी देखेंगे, S2 मैकेनिज़्म भी देखेंगे। बहरहाल बातें काफ़ी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड चैप्टर नंबर 8। इसके मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि आप नाम पे गौर करें तो आपके आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। ये अल्काइल वर्ड जब भी आए ना, आप समझ जाइए या तो हाइड्रोजन की बात हो रही है, ये सबसे लोवेस्ट है, सबसे हल्का अल्काइल है, सबसे हल्का, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसके बाद ये मिथाइल आ जाता है, फिर आ जाता है इथाइल, फिर आ जाता है प्रोपाइल, फिर ये गिनती चलती रहती है। प्रोपाइल के बाद ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेप्टाइल, हेक्साइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, इस तरह ये सीरीज़ है पूरी की पूरी। स्टार्ट इसका कहाँ से होता है? इस सिर्फ हाइड्रोजन से, अकेले हाइड्रोजन। कभी कभी ये भी जो है वो अल्काइल का किरदार अदा करता है। और किस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसको R से। ये जहाँ नज़र आए आप समझ जाइए हाइड्रोजन है, या ये है, या ये है, या ये है। पूरा अल्काइल ग्रुप मैंने आपको बता दिया। जहाँ ये आपको नज़र आ जाए तो अलर्ट हो जाए। हैलाइड वर्ड निकला है हैलोजन से। हैलोजन हमारे पेरियोडिक टेबल का 7वां ग्रुप है। इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको X से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल X से। तो जहाँ ये नज़र आए आप समझ जाइए हैलोजन एटम्स की बात की जा रही है। और हैलोजन एटम 4-5 ही हैं, ठीक है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बस ये 4 हैं। इससे बाहर हैलोजन नहीं आएंगे। इसी से वर्ड हैलाइड बना है, ठीक है। अब इस सिंबल को अगर मैं लूँ और इस सिंबल को अगर मैं लूँ तो ये बनता है R-X। नोट कर लें इसको, क्या बनता है? R-X। अब इसको समराइज़ करूँ तो अल्काइल हैलाइड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें आपको किसी हाइड्रोजन के साथ
मिथाइल के साथ, इथाइल के साथ, प्रोपाइल के साथ, ब्यूटाइल के साथ, पेंटाइल के साथ कोई ना कोई आपको फ्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। तो इनका जो इज्तमा है, जो कलेक्शन है अल्काइल्स का और हैलाइड्स का, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। और ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस करता है। इसका नाम अल्काइल हैलाइड है और अमाइंस है। अमाइंस जो है उस पर आगे बात होगी। ठीक है भाई, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो है, अब इसका इंट्रोडक्शन जो है ये तो मैं आपको दे चुका हूँ कि इसमें आपको अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो हैलाइड लाजमी मिलेगा। इसकी टाइप्स जो हैं वो आप देख लीजिए। इसमें हमारे पास मोनो हैलो अल्केन्स आते हैं। मोनो हैलो अल्केन्स, नाम पे गौर कर लें, आपका मसला नामों से ही हल हो जाएगा। इसका नाम मोनो हैलो अल्केन क्यों रखा गया? दूसरी किस्म है हमारे पास डाई हैलो अल्केन्स, ये दूसरी किस्म के अल्काइल हैलाइड हैं। तीसरे हमारे पास हैं ट्राई हैलो अल्केन्स। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, हैलो मतलब हैलोजन, यहाँ भी हैलो है मतलब हैलोजन, यहाँ भी हैलो है मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ठीक है। मोनो हैलो मतलब एक सिर्फ, 1, जस्ट 1, या तो फ्लोरीन लगा हुआ होगा या ब्रोमीन लगा हुआ होगा या क्लोरीन लगा हुआ होगा या आयोडीन लगा होगा। उसका एक एटम लगा हुआ होगा किसके साथ? किसी भी अल्केन के साथ, किसी भी अल्काइल के साथ। अल्केन से मतलब यहाँ पर मेरा अल्काइल ही है। डाई हैलो अल्केन्स कौन से अल्काइल हैलाइड हैं? जिसमें 2 जो है वो हैलाइड या हैलोजन के एटम लगे हुए हैं, या फ्लोरीन है या ब्रोमीन है या क्लोरीन है या आयोडीन है, 2 आपको नज़र आएंगे। ट्राई हैलो अल्केन्स वो होते हैं जिसमें 3 जो है वो हैलोजन आपको नज़र आएंगे। फ्लोरीन भी हो सकते हैं तीनों, ब्रोमीन भी हो सकते हैं, आयोडीन भी। किसके साथ? अल्काइल के साथ। ठीक है भाई, ये भी बात हो गई, ये इसकी टाइप भी हो गई। ठीक है भाई, आम तौर पे जनरली हम जो लेते हैं, जनरली जो हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं, जनरली ये जो अल्काइल हैलाइड हम बोलते हैं वो इनमें से किसको बोला जाता है? वो मोनो अल्केन्स को जो है वो बोला जाता है अल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई। अच्छा, और अल्काइल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला है वो है R सिंगल बॉन्ड X, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा मोनो अल्केन्स का, ये तो अल्काइल हैलाइड के लिए फार्मूला हो गया ना। मोनो अल्केन्स का भी, मोनो हैलो अल्केन्स का भी एक फार्मूला है। मोनो हैलो अल्केन्स का भी एक फार्मूला है, नोट कर लीजिए। CnH2n+1x, ये जनरल फार्मूला है इसका, मोनो हैलो अल्केन्स का। बाकी ये अल्काइल हैलाइड के लिए है जिसमें मोनो हैलो अल्केन भी आ जाता है, डाई हैलो अल्केन भी आ जाता है, ट्राई भी आ जाता है। मतलब जो भी अल्काइल हैलाइड होगा ये उसका एक जनरल फार्मूला। ये ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया गया है मोनो हैलो अल्केन्स के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद जो है और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इनका यूज़ जो है, अल्काइल हैलाइड्स का जो यूज़ है वो किस किस के अंदर होता है? सिंथेसिस, तैयारी में। सिंथेसिस, तैयारी में अल्काइल हैलाइड्स का इस्तेमाल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की।
तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। सॉल्वेंट्स के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं, सॉल्वेंट्स के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं बहुत, अल्काइल हैलाइड्स जो हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स की तैयारी में भी अल्काइल हैलाइड्स जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह, मेडिसिन्स इनकी तैयारी में जो है इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनकी तैयारी में भी अल्काइल हैलाइड को इस्तेमाल किया जाता है। एग्रो केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, ठीक है भाई, नोट करते जाइए, आगे चलते हैं। अच्छा, और क्या बात है इसके अंदर, ये तो बातचीत हो गई अभी तक टाइप्स की। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स। कितनी क्लासेस हैं इनकी? 3 क्लासेस हैं। 3 क्लासेस में हमने जो है वो अल्काइल हैलाइड्स को डिवाइड किया है। एक हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं, और तीसरे हमारे पास टर्चरी अल्काइल हैलाइड जो है वो कहलाते हैं। इसको एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 के ऊपर ये छोटा सा सर्किल बना हुआ होता है, 2 के ऊपर जो डिग्री के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं ना, 2 के ऊपर ये डिग्री का सिंबल बना हुआ है, और 3 के ऊपर ये डिग्री का सिंबल बना हुआ है। समझ जाइए, कभी कभी ये टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं लिखेगा, बल्कि ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये लिख देगा। अब ये जो 3 क्लासेस बनी गई हैं, ये इस किस बेस के ऊपर इनकी 3 क्लासें जो है वो बनाई गई हैं, किस बुनियाद पे ये 3 क्लासें जो है वो बनाई गई हैं, आपको इसमें देखना पड़ेगा। हैलोजन, हैलोजन बियरिंग एटम, इसका मतलब हुआ हैलोजन बियरिंग कार्बन, हैलोजन बियरिंग कार्बन। आपको इस कार्बन को देखना पड़ेगा जिस कार्बन से हैलोजन अटैच हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ जो है एक हैलोजन जो है वो अटैच हुआ हुआ है। आप ये जो कार्बन है वो क्या कहलाएगा? ये कार्बन कहलाएगा हैलोजन बियरिंग कार्बन। बियरिंग का मतलब होता है रखना, ठीक है। तो ये वो कार्बन है जिसने बियर किया हुआ है हैलोजन को, मतलब हैलोजन को रखा हुआ है, ठीक है। ये वो कार्बन। अब इसके साथ आपने देखना है कि कितने कार्बन मज़ीद अटैच हुए हैं। अगर इसके साथ एक कार्बन सिर्फ और अटैच हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? प्राइमरी। और अगर इसके साथ जो है वो 2 कार्बन अटैच हुए हैं, इस हैलोजन बियरिंग कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और इस हैलोजन बियरिंग कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन अटैच हुए हैं तो ये हमारे पास क्या है? टर्चरी अल्काइल हैलाइड। आपको इसको देखना है, कार्बन को जिसने इस हैलोजन को पकड़ा हुआ है और उसके साथ जो हैं वो कार्बन कनेक्ट हुए हैं। याद रहे, याद रहे, याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ इस कार्बन को देखना है। इस कार्बन के साथ अगर एक कार्बन और अटैच हुआ हुआ है, इसके साथ एक और कार्बन अटैच हुआ हुआ है, इसके साथ एक और कार्बन अटैच हुआ हुआ है, ये आपका सरदर्द नहीं है, ये भले अटैच होते रहें। आपको अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी को पकड़ना है, सिर्फ इस कार्बन को देखना है और इसके साथ कितने अटैच हुए हैं। फिर उनके साथ मज़ीद कितने अटैच हुए हैं ये आपका हेडेक नहीं है। इसके साथ अगर मज़ीद एक कार्बन अटैच हुआ हुआ है, इसके साथ मज़ीद एक कार्बन अटैच हुआ हुआ है, टेंशन नहीं,
आपने सिर्फ इसको देखना है इसके साथ डायरेक्टली कौन कौन से अटैच हुए हैं। एक कार्बन ये अटैच हुआ हो, एक कार्बन ये अटैच हुआ हो, एक कार्बन ये अटैच हुआ हो, 3 अटैच हुए हो। या फिर इस तरह की कोई शक्ल आपको नज़र आती है तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये अटैच हुआ हुआ, एक कार्बन ये अटैच हुआ हुआ। इसके साथ जो अटैच हुए हुए वो उसकी टेंशन नहीं लेनी, इसके साथ जो ये अटैच हुआ हुआ है इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो इसके साथ अभी सिर्फ 2 कार्बन मज़ीद अटैच हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको हटा दूं तो अब ये प्राइमरी कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन अटैच हुआ हुआ, उसके साथ भले कितनी भी लंबी चेन हो जाए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। एग्जांपल्स देख लीजिए आप इसकी। पहले हमारे पास है 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो 1 2 3 कार्बन ये आ गए हमारे पास, क्योंकि प्रोप बोल रहा है, फिर ब्रोमो बोल रहा है मतलब बी ब्रोमीन, और 1 का मतलब पहले वाले के साथ ही ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये भी पहला वाला बना सकते हैं आप, ये भी पहला वाला बना सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ भी आप ब्रोमीन को लगाएंगे वही कार्बन 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट कर लें तो इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये है हमारा वो कार्बन जिसको हम कहेंगे क्या? हैलोजन बियरिंग कार्बन। ये वो कार्बन है जिसने इस हैलोजन को पकड़ रखा है। इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी आई? प्राइमरी वाली। मैंने 1 लिख के ऊपर डिग्री का सिंबल बनाया ताकि आपको याद रहे, ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का सिंबल है, 1 के ऊपर डिग्री। दूसरी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो भी देख लें आप। 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये भी प्रोपेन है, 1 2 3। ठीक है, और इसमें दूसरे नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है तो ये दूसरा आ गया, ये ब्रोमीन आ गया, और ये 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसकी गिनती यहाँ से शुरू होगी तो दूसरे नंबर पे आपको ब्रोमीन नज़र आ गया। तो ये जो आपका कार्बन है ये हैलोजन बियरिंग कार्बन है, और इसकी 2 साइड पे कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 डिग्री, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है हमारे पास वो है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये भी प्रोपेन है, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन ही इसके साथ लगेंगे, वो हमने लगा दिए हैं, ये रहा ये रहा। अच्छा, उसके साथ फिर अब बोल रहा है कि दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, यानी कि CH3 दूसरे नंबर पे, तो इसके साथ ये मिथाइल लगा देते हैं, CH3 1 2 3। फिर दूसरे नंबर पे ये कह रहा है कि ब्रोमीन भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर ब्रोमीन ये हमने लगा दिया दूसरे नंबर पर ही। अब यहाँ पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन ये हो गया। अब हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो हमारा टारगेट नहीं है। ये है आपका हैलोजन बियरिंग कार्बन। इसके इस साइड पे एक कार्बन लगा हुआ है, ये रहा, इसके इस साइड पे एक कार्बन लगा हुआ है, ये रहा, इसके नीचे एक कार्बन लगा हुआ है, ये रहा। तो 3 कार्बन इसके साथ ज्वाइन हुए हैं। तो ये हमारी किस कैटेगरी के अंदर आएगा? ये आएगा टर्चरी अल्काइल हैलाइड, जिसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल्स भी हो गई। अब आगे चलते हैं।
अब देख लेते हैं हम इसके अंदर हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। स्ट्रक्चर आपने देखना है किसी भी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बहुत सारी किस्मों के हैं, ये पेज नंबर 139 पे है आपकी। अल्काइल हैलाइड बहुत सारी किस्मों के हैं, लेकिन हम इसके अंदर जो लेंगे वो मीथाइल क्लोराइड लेंगे। मीथाइल क्लोराइड CH3 और Cl इसके साथ लगा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में इसने ख़ास जो बात बोली है इसको मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट कर दूं। 3 हाइड्रोजन ज़रा लेफ़्ट राइट लगा देता हूं ऐसे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ जो है वो क्लोरीन लगा हुआ है। ऐसे करने का मकसद क्यों है? इसका मकसद ये है कि कार्बन जो है इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन ज़रा यहाँ पर समझ आ जाए। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ समझ आ जाए। वो एक मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी वजह क्या है। ये जो कार्बन है अगर हम इसको देखें, ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से पहले की पोजीशन इसकी क्या होगी? 1s2, ये पहला ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया 2s2 वाला, और उसके बाद ये 3 ऑर्बिटल हैं p वाले। ये हमारे पास ऊपर लिख देता हूँ 2s3, 2s2 है, सॉरी 2s1 है, वो मैंने 1s2 सॉरी। तो 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और 2s2 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हमारे पास आता है 2px, 2py, 2pz। 2px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो हैं वो चाहिए। अभी 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं इसके पास हाइब्रिडाइजेशन से पहले। एक ये वाला 2px है और 2py है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन ये 4 बॉन्ड बनाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो 2 काम होंगे। पहला काम तो ये हाइड्रोजन निकल के, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आएगा, ठीक है, आ गया, ये सिंगल सिंगल हो गए। अब अगला जो काम होगा वो हाइब्रिडाइजेशन का होगा, यानी कि इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग का होगा। अब यहाँ पर 4, अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp3 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 sp3। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, sp2 sp2 sp2, और जो चौथा होगा 2pz, ये अनहाइब्रिड होगा। और अगर हम 2 जो है सिर्फ ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और दूसरा भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। बाकी 2 जो ऑर्बिटल होंगे वो अनहाइब्रिड होंगे, ये 2py रहेगा और ये 2pz रहेगा। तो sp, sp2, sp3 सब मैंने आपको बता दिया। सवाल ये पैदा होता है, मुझसे कमेंट में भी ये पूछा गया था कि सर जब चारों ही बॉन्ड बनेंगे तो फिर चारों को ही हाइब्रिड कर लेते हैं या चारों को ही अनहाइब्रिड कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कभी तो 2 जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, बाकी 2 ऑर्बिटल अनहाइब्रिड हो रहे हैं। कभी ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 ऑर्बिटल जो हैं वो तो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है 3 ऑर्बिटल से, आखिरी ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल छोड़ा जा रहा है। और कभी ऐसा क्यों होता है कि चारों ऑर्बिटल्स जो हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन के तहत हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है कार्बन कितने दूसरे एटम्स के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है।
आपको एटम्स की तादाद देखनी होगी कि कार्बन के साथ कितने एटम ज्वाइन हैं। अगर कार्बन के साथ 4 एटम ज्वाइन हैं, मैं बॉन्ड की बात नहीं कर रहा कि कार्बन बॉन्ड कितने बनाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नहीं, मैं इसकी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कार्बन कितने एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो आप समझ जाइए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। 4 एटम्स के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर कार्बन 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर कार्बन एटम जो है वो 2 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब यहाँ पर देखें, मिथाइल क्लोराइड के केस में कार्बन ने 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया है। 3 तरफ तो हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ ये क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है कार्बन, इसलिए डेफिनेटली यहाँ पर होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों ऑर्बिटल जो हैं, ये चारों के चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। पहला वाला भी sp3 कहलाएगा, दूसरा वाला जो है ये भी sp3 कहलाएगा, ये तीसरा वाला जो है ये भी sp3 कहलाएगा, चौथा वाला भी sp3 कहलाएगा। समझ आ रही है बात? आप क्यों? वजह क्योंकि 4 एटम्स के साथ इसने बॉन्ड बनाया। अब दूसरी तरफ अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं, इस हाइड्रोजन को देखते हैं, इस हाइड्रोजन को देखते हैं, इस क्लोरीन को देखते हैं, ये भी बॉन्ड बनाने के लिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लेके आएंगे। जैसे कि ये कार्बन में आपको हाइब्रिडाइजेशन से पहले अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नज़र आ रहे थे ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाफ फिल्ड, क्योंकि हर एटम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता। क्लोरीन हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, इसको ज़रूरत नहीं है। क्लोरीन अपने ऑर्बिटल्स के साथ, अपने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। जैसे कि कार्बन ने अपने हाफ फिल्ड जो है वो ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस किया, क्लोरीन अपने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं करेगा। हाइड्रोजन भी अपने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ये तो खैर इनफैक्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास तो एक ही सिंगल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है। इसके पास भी ऐसा ही है, इसके पास भी, इसके पास भी, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की अगर बात करें, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इसकी 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz तक की कहानी जाएगी क्लोरीन की। और इसके पास फाइनली जो है वो 2p हाफ फिल्ड जो है वो ऑर्बिटल होगा। और अपने क्लोरीन इसी 2p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। अब यहाँ ध्यान रहे कि क्लोरीन जो लेके आ रहा है ना अपना ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड तो है, हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। हाइब्रिडाइज्ड और कार्बन जो अपना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लेके आ रहा है, ठीक है, कार्बन जो अपना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लेके आ रहा है, ये हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है। ये सिंपली क्लोरीन का 2px है या 2py, 2pz, अभी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, पता लग जाएगा इसका। समझ में आई बात? तो आपको इसकी वजह पता लग गई कि क्यों एक एटम जो है, कार्बन कभी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कभी sp2 होता है, कभी sp होता है। कार्बन ऐसा क्यों करता है? इस क्यों का जवाब आपको मिल गया होगा। आई होप आपने कमेंट में पूछा था। ठीक है भाई। अब स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये एग्जाम्पल हमने मिथाइल क्लोराइड की ली है और ये हमने बता दिया। तो इसमें आपको क्या पता चला? पहली बात, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और दूसरी बात, यहाँ पर इन चारों के दरमियान जो एंगल बना हुआ है वो 109 डिग्री का है, इसको भी नोट कर लीजिए। और इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो कौन सी बनती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो है वो ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल जो है वो ज्योमेट्री बनेगी। चार फेसिस वाले इस तरह के ट्रायंगल के
3 फेस होंगे जो आपस में जुड़ेंगे, एक इधर और एक इधर और एक नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह ये 4 फेसेस होंगे, एक नीचे, एक यहाँ और एक मेरी साइड पे। इस तरह की ये 4 जो हैं वो मिलेंगे। 3 जो है ये तो ऐसे ही मिलेंगे, यूं करके। और ये चौथा वाला जो है वो इन तीनों के नीचे आएगा ऐसे। तो ये जो फिर ज्योमेट्री बनेगी, ये बनेगी टेट्राहेड्रल 4 फेसेस वाली, और एंगल जो बनेगा 109 डिग्री का बनेगा। ठीक है। बॉन्डिंग जो यहाँ पर होगी उसको भी ज़रा ज़हन नशीन कर लें। ये जो बॉन्डिंग होगी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग जो होगी, ये जो ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ, और ओवरलैपिंग का मतलब होता है मिलना। ठीक है। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स का मिलना। जैसे ये कार्बन है, ये अपना एक sp3 ऑर्बिटल लेके आ रहा है, और क्लोरीन जो है वो अपना 2pz है, आई थिंक 2pz ऑर्बिटल लेकर आ रहा है। तो ये जो ऑर्बिटल हैं, ये जब आपस में मिलेंगे, तो इस मिलने को हम कहेंगे कि ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब इसके 2 तरीके होते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग इस तरह की होती है। मिसाल के तौर पे एक इसको ले लें, एक इसको ले लें, बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब होता है आपस में मिले हुए हैं। ये हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग में कौन सा टाइप की बॉन्डिंग होती है? सिग्मा बॉन्डिंग होती है। पाई बॉन्डिंग के अंदर ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप नहीं होते, साइड वाइज ओवरलैप होते हैं पाई बॉन्डिंग के अंदर। जैसे कि इस तरह से फिजिकल इंटरेक्शन ऑर्बिटल्स का नहीं होता। ये यहाँ पर है एक ऑर्बिटल, ये एक यहाँ पर है, इतनी दूरी से इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। ये है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स का फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये कौन सी ओवरलैपिंग कहलाती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के अंदर फिजिकल इंटरेक्शन ऑर्बिटल्स का नहीं होता, और बॉन्ड कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जब ही बनता है जब ऑलरेडी पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। तो समझ जाइए, अगर ऑलरेडी पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो और उसके बाद पाई बॉन्ड बनना है, तो यकीनन ये कौन सा मामला है? ये डबल कोवलेंट बॉन्ड वाला मामला है। और अगर 3 बॉन्ड होंगे तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, और सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड होगा। ये कौन सा मामला है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाला मामला है। समझ में आ गई ये सारी सिचुएशन आपको? तो यहाँ पर इस केस के अंदर मिथाइल क्लोराइड के अंदर आपको ये साइड वाइज ओवरलैपिंग नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है ही नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पर आपको हेड ऑन ओवरलैपिंग नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि सबके साथ पहला ही बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा। और पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड के अंदर हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। ठीक है भाई, आई होप मैंने आपको ये स्ट्रक्चर भी सारा इसका समझा दिया होगा। आखिर में जो शेप हमारे पास आती है वो भी बता देता हूँ आपको। ये बीच में कार्बन है, और यहाँ पर ये बना हुआ है, ये है, और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन है। ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। इस तरह से ये बॉन्ड जो है वो बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है। और फाइनली ये इस तरह का, और ये एंगल जो बना हुआ है कितना बना हुआ है? 109 डिग्री का।
केमिस्ट्री बड़ी मज़े का सब्जेक्ट है, यकीन करें आप, बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, लेकिन आप इसको वक्त दें, इसको सीखें, तब तो मज़ा आएगा आपको इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप इसको फिज़िक्स की तरह, मैथमेटिक्स की तरह, बायोलॉजी की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो फिर ये आपका दिमाग घुमा देगा, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड में मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी डिस्कस हो चुका। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। पहली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फ़िज़िकल स्टेट। अल्काइल हैलाइड्स जो है, इनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, आया ये सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, क्या है। क्योंकि अल्काइल हैलाइड की हमारे पास वैरायटी है, इसलिए आपको इसको इसकी क्लासेस बनानी पड़ेंगी पहले कि क्या है, कौन से दो क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अल्काइल हैलाइड्स मोर देन 18 कार्बन एटम्स, जिसमें मोर देन 18 कार्बन एटम्स, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें 18 कार्बन एटम से आगे हैं, 19 कार्बन के एटम है, ऐसे अल्काइल हैलाइड है, या फिर 20 कार्बन एटम हैं, या फिर 25 कार्बन एटम है। ये बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो इसका बनता है, ठीक है। तो मोर देन 18 कार्बन के एटम्स अगर मौजूद हों ऐसे अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास जो हैं वो सॉलिड्स होंगे, ठीक है, सॉलिड्स होंगे। और ये कलरलेस सॉलिड्स होंगे, कलरलेस सॉलिड्स होंगे, ठीक है। लेस देन 18 कार्बन वाले जितने अल्काइल हैलाइड्स हैं, जैसे कि अभी आपने देखा मिथाइल क्लोराइड को, इसमें एक ही कार्बन है, मिथाइल क्लोराइड अभी देखा था ना, जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है, लेकिन ये एक ही कार्बन है, इसके अंदर 1 कार्बन, मोनोहेलोअल्केन है। तो लेस देन 18 कार्बन एटम से जितने नीचे वाले हैं, 17 वाले, 16 वाले, वो सब क्या हैं, वो गैसेस हैं और लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं और लिक्विड्स हैं, ठीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटीज़ की देखते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब डिज़ोल्व होना। सॉल्युबिलिटी इंट्रोडक्शन में वैसे मैंने बता दिया था। सॉल्युबिलिटी को जहन नशीन करना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो बड़ी आसान सी एग्जांपल जहन में रखें, नमकीन पानी की और ऑयल मिला पानी, ठीक है। ये एक बीकर लीजिए आप, इसमें पानी और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट आप डिज़ोल्व कर दें, सोडियम क्लोराइड, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब इसमें गायब हो जाएगा। एक दूसरा बीकर लें, ठीक है, इसके अंदर भी पानी लें और इसमें सरसों का तेल डाल दें, 1 चम्मच ऑयल जो है वो डाल दें, चम्मच आप घुमाते रहें, ऑयल डिज़ोल्व नहीं होगा। तो जब सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो डिज़ोल्व होने की बात आती है। अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो किस में डिज़ोल्व हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं उनमें डिज़ोल्व हो जाते हैं आसानी के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम पानी की बात करें, लेकिन अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं, पानी को छोड़ के बाकी जितने सॉल्वेंट्स हैं, जैसे पेट्रोल है, मट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल है, एसीटोन है, अल्कोहल्स हैं, ठीक है, स्प्रिट है, ये जो आप सर्जरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ज़ख्मों के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब के सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और पानी जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट वाटर पानी के अंदर क्या ये डिज़ोल्व हो जाता है, स्लाइटली सॉल्यूबल, बहुत हल्का सा डिज़ोल्व होता है, स्लाइटली सॉल्यूबल। वाई, यहाँ से साइंटिफिक रीजंस शुरू होते हैं और यही सबसे अहम चीज़ है।
वाई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ऑयल के अंदर तो जो है वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर तो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो रहे हैं बड़ी आसानी के साथ, लेकिन वाटर के अंदर अल्काइल हैलाइड्स जो है बहुत थोड़े डिज़ोल्व होते हैं, बहुत थोड़े से, बिल्कुल इस तरह जैसे पानी के अंदर आपने ऑयल को डाल दिया। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये नहीं बन पाती। अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। ये है इसकी वजह, ठीक है भाई, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अल्काइल हैलाइड्स जो हैं नहीं बना पाते वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उसकी वजह से ये जो है वो बहुत हल्के, बहुत थोड़े से डिज़ोल्व हो पाते हैं पानी के अंदर। तीसरा इसका देख लेते हैं। दो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अल्काइल हैलाइड्स की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, अदर देन दूसरे हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बहुत ज़्यादा हाई होते हैं अल्काइल हैलाइड्स के एज़ कंपेयर्ड टू अदर अल्केन्स, दूसरे अल्केन्स के मुकाबले में। ठीक है भाई, वाई आपसे वजह पूछी जाए कि ऐसा क्यों होता है, उसकी वजह ये है क्योंकि इनकी जो है वो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यही तो साइंटिफिक रीजंस होते हैं। और आपसे एग्ज़ाम में क्या ये बोला जाएगा आप 4 पेज की डेरिवेशन करें, या एमडी कैट के टेस्ट में आपसे बोला जाएगा 4 पेज की डेरिवेशन करें? नहीं भाई, यही वाई वाई वाई, यही साइंटिफिक रीजंस हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या वजह है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं बहुत हाई हैं अल्काइल हैलाइड्स के अल्केन्स के मुकाबले में, इसके पीछे वजह क्या है, तो आप इसकी वजह बता सकते हैं कि वजह ये है कि अल्काइल हैलाइड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं प्रिपरेशंस की तरफ। अल्काइल हैलाइड जो है वो तैयार अगर हम करना चाहते हैं तो हम क्या करें, इसके लिए क्या तरीका है, हमारे पास क्या है, इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन, बाकी इसके केमिकल रिएक्शंस हैं वो तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। पहले ही बता दिया मैंने, रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, S1 मैकेनिज़्म, SN2 मैकेनिज़्म, ये सब इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। अभी तो इसकी प्रिपरेशन देख लें। कई तरह से तैयार की जा सकती है अल्काइल हैलाइड्स, कई तरह से तैयार किए जा सकते हैं। अल्कोहल की मदद से अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो तैयार होते हैं, और अल्कोहल की मदद से हमारे पास 3 मेथड्स यहाँ पर बताए गए हैं। 3 मेथड्स जो हैं यहाँ पर बताए गए हैं कि अल्कोहल की मदद से आप कैसे बना सकते हैं। पहला मेथड जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बुक की पेज नंबर 140 के ऊपर। इसमें यह है कि आपको अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्ट कराना है। अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो है वो रिएक्ट कराना होगा। अल्कोहल विद अल्कोहल
प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसके नाम पे गौर करें। अल्कोहल तो वही कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर आपको OH ग्रुप नज़र आता है, बस। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सब के सब अल्कोहल। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन का एटम किसी हैलाइड के साथ मिला हुआ है। हाइड्रोजन किसी हैलाइड के साथ मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है भाई। तो ऐसे किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड को जब आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में अल्काइल हैलाइड जो है वो बन जाएगा। ठीक है भाई। कौन से वाले हैं? जैसे कि यहाँ पर आप देखें इथाइल अल्कोहल है CH3 CH3 CH2OH, ये अल्काइल, ये इथाइल अल्कोहल है। आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में बनेगा इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 और Cl प्लस H2O हो सिर्फ ये रहा है कि ये हमारे पास जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल जो है ये, इसमें ये OH ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये दोनों मिलेंगे और क्या बनेगा? वाटर। ठीक है। और ये क्लोरीन जो है ये इस OH की जगह पर आ जाएगा और ये बन जाएगा क्या? इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा, उसके बाद यही अल्कोहल है, इसी इथाइल अल्कोहल को आप लेंगे और अब आप रिएक्ट करा रहे हैं इसको अदर हैलोजिनेटेड एजेंट्स, अदर हैलोजिनेटेड एजेंट्स। यानी कि हैलोजन किसी के साथ लगे हुए हैं। ठीक है। हैलोजन जो है वो किसी के साथ लगा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं लगा हुआ। हैलोजन लगा हुआ तो है लेकिन हाइड्रोजन के साथ नहीं लगा हुआ। हाइड्रोजन वाला केस तो हम अभी देख ही चुके हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास मिसाल है जैसे कि फॉस्फोरस के अदर हैलोजिनेटेड एटम्स में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड है, ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड है, ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो इनमें से किसी को भी आप जो है वो रिएक्ट कराएं अल्कोहल के साथ। दोबारा इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं CH3 CH2OH, इनमें से किसी को भी ले लें। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को ले लेते हैं। इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये OH ग्रुप यहाँ से निकलेगा। ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा? ये क्लोरीन निकलेगा। हैलोजन को यहाँ पर आना है ना, ये इसकी जगह पे लेगा OH की। OH जो है इसके साथ जाएगा फॉस्फोरस के साथ। तो ये क्लोरीन जब यहाँ पर आएगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? इथाइल क्लोराइड CH3 डैश CH2 डैश Cl। ठीक है भाई, 3 नहीं, सिर्फ Cl आएगा। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ होगी बनेगी यहाँ पर? यहाँ पर बनेगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, ये फॉस्फोरिक जो है वो एसिड बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कहाँ से आ गए इसके साथ? ये 3 हाइड्रोजन ऐसे नहीं है, असल में ये 3 हाइड्रोजन इन 3 O के साथ है। इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ, ये असल में 3OH
3 हाइड्रोक्साइड आयन है और 1 फॉस्फेट आयन। तो ये 3 OH कहाँ से निकल गए? आप कहेंगे ये तो एक ही निकला है। नहीं भाई, सिर्फ एक नहीं निकला यहाँ से, बल्कि यहाँ से हमारे पास ये 3 निकले हैं। ये देखें 3 लिखा हुआ है शुरू में, आप बुक में भी चेक कर सकते हैं। तो ये 3 है जो यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोरीन जो है वो निकलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये इस तरह इस फॉस्फोरस के साथ 3 ये अटैच होंगे, तब जाके ये बनेगा फॉस्फोरिक एसिड। अगला केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? 2 के साथ तो रिएक्ट कर लिया इसने, अल्कोहल ने। थायोल ग्रुप के साथ अब रिएक्ट करेगा। अल्कोहल जो है ये थायोल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। अल्कोहल प्लस थायोनाइल हैलाइड, थायोनाइल हैलाइड, थायोनाइल हैलाइड। ये थायोनाइल हैलाइड क्या है? ये सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, इसको हम कहते हैं SO2X। SO2X कहलाता है ये, SOX2, SOX2 ये सिंबल है इसका। तो आप इसको समझ जाइए, इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, और X2 मतलब 2 जो हैं वो हैलोजन जो है इसके साथ लगे हुए हैं, SOX2। ये थायोनाइल हैलाइड कहलाता है। ठीक है भाई, तो आप अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे थायोनाइल हैलाइड के साथ। इसमें मिसाल हमारे पास ये है, जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, फिर वही है CH3CH2OH, इसको आप रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? थायोनाइल हैलाइड के साथ। थायोनाइल हैलाइड एक ग्रुप का नाम है। थायोनाइल हैलाइड बहुत सारी किस्मों के, यहाँ पर ये लेते हैं सल्फ़र और ऑक्सीजन का 1 एटम, क्लोरीन के 2 एटम। ये जो है हमारे पास कहलाएगा थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। क्लोरीन के 2 एटम लगे हैं, X2 है ना, थायोनाइल क्लोराइड। ये थायोनाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, तो ब्रोमीन के 2 एटम लग जाएंगे। ये थायोनाइल आयोडाइड भी हो सकता है, आयोडीन के 2 एटम लग जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? ये थायोनाइल फ्लोराइड भी हो सकता है, फ्लोरीन के 2 एटम लग जाएंगे। तो सब ये हैलोजन ही है ना जो इसके साथ लग सकते हैं, और इसमें वैरायटी थायोनाइल में बन सकती है। अच्छा, ये सब कुछ जो आप करवाएंगे थायोनाइल क्लोराइड को जो इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इसके लिए आपको एक कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम पायरिडाइन कहते हैं। पायरिडाइन ये कैटलिस्ट जो है ये भी आपको साथ रखना पड़ेगा इसके, तब जाके ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। और उसके नतीजे में क्या बनेगा? एक तो बनेगा, यहाँ जगह कम है तो यहाँ बना लेता हूँ, एक बनेगा इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, एक तो ये बनेगा, और दूसरा बनेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बनेगा। ज़्यादातर इस तरीके को यूज़ किया जाता है अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। उसकी वजह ये है कि ये बीकर जो आपने लिया है, ठीक है, इसमें आपने ये क्या लिया है? पायरिडाइन जो है वो आपने भर दिया इसके अंदर, और इसी के अंदर आपने ये इथाइल अल्कोहल भी भर दिया, और इसी के अंदर आपने ये थायोनाइल क्लोराइड भी भर दिया। अब इनका जब आपस में रिएक्शन शुरू होगा इस पायरोडाइन के अंदर, इस इथाइल अल्कोहल का और थायोनाइल क्लोराइड का, तो उसके नतीजे में ये 3 चीज़ें बनेंगी, इथाइल क्लोराइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको ये चाहिए अल्काइल हैलाइड, ये नहीं चाहिए सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन क्योंकि ये दोनों गैसेस हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस स्टेट के अंदर होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, इस बीकर में से हवा में उड़ जाएंगे। पीछे जो चीज़ बचेगी वो आपका टारगेट है, आपकी मतलूबा प्रोडक्ट है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, आगे देखें।
तो ये तो अल्कोहल के साथ इसके रिएक्शन थे जिसके नतीजे में हमने इसको बनते हुए देखा है। किसको? अल्काइल हैलाइड को। एक और तरीके से अल्काइल हैलाइड बनाई जाती है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन मतलब किसी अल्केन के साथ आप हैलोजन को रिएक्ट करा रहे हैं डायरेक्ट, और उसके नतीजे में आपको अल्काइल हैलाइड जो है वो मिल जाएगा। उसके नतीजे में आपको क्या मिल जाएगा? अल्काइल हैलाइड जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मीथेन है, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर मैंने ये बताया भी था। ये हमारे पास मीथेन है और क्लोरीन गैस है डायरेक्टली, तो इनको आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या तो सनलाइट की अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर हाई टेम्परेचर। अगर अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं है तो हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। तो ये क्लोरीन गैस मीथेन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, उसके नतीजे में मिथाइल क्लोराइड जो है वो बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ ये 4 हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ये हाइड्रोजन कोई एक भी यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। या तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो बहुत एनर्जेटिक होती है, वो इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देती है। जब तक ये हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, इसकी जगह दूसरा कोई आएगा कैसे? या फिर बहुत हाई टेम्परेचर हीट है, वो इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगी, उसकी जगह ये क्लोरीन जो है वो आ जाएगा। ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलेगा वो क्लोरीन एटम के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बना देगा। ठीक है भाई, एक ट्रेंड जो है वो आप नोट कर लें क्योंकि ये बेहद अहम है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हैलोजन ट्रेंड जो है वो कहलाता है, और इसको समझ लीजिए आप, हैलोजन ट्रेंड। हैलोजन ट्रेंड, ये हैलोजन ट्रेंड क्या कहलाता है? इसमें प्रायोरिटी आपको देखनी पड़ती है। सपोज़ करें कि अगर एक ही बीकर के अंदर जो है, एक ही बीकर के अंदर क्लोरीन भी मौजूद है, आयोडीन भी मौजूद है, फ्लोरीन भी मौजूद है, और क्या है, ब्रोमीन भी मौजूद है। ये सब के सब जो हैं वो आपको पता है हैलोजन ही हैं। इसी की मिसाल ले लेते हैं। अगर यहीं पे जो है वो CH3 इसके साथ मिलना है तो कौन मिलेगा? क्लोरीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगा, या ब्रोमीन मिलेगा? अब चारों में से कोई एक ही आगे आएगा। इसके लिए हम कहते हैं प्रायोरिटी ट्रेंड कहलाता है। इसका नाम है प्रायोरिटी ट्रेंड। प्रायोरिटी ट्रेंड मतलब किसकी ज़्यादा अहमियत होगी, किसकी ज़्यादा अहमियत होगी। तो सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो किसकी है? आयोडीन। ठीक है, और उससे ज़्यादा किसकी है? उससे ज़्यादा जो है वो ब्रोमीन की है, और उससे ज़्यादा किसकी है? उससे ज़्यादा क्लोरीन की है। हमारे पास 3 ही ट्रेंड यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन। समझ में आ रही है बात आपको? ये 3 ट्रेंड है। अब सबसे पावरफुल यहाँ क्लोरीन है, तो समझ जाइए कि इनके मुकाबले में क्लोरीन जो है वो बोलेगा मैं ज़्यादा तगड़ा हूँ भाई, और मैं ही जाके बॉन्ड बनाऊँगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये तमाम हुआ। अगला लेक्चर जो है वो आपके लिए काफ़ी सर दर्द लेके आएगा, तो तैयार होके आइएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।